हेलो दोस्तों। आपका इस सर्वोदय चैनल में स्वागत है। मैं नीतीश कुमार, आपका गाइड। कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इसको आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसमें ये भी है कि आपको क्या कह सकते हैं, कौन सा न्यूज़ को पढ़ना है, किस न्यूज़ को नहीं पढ़ना है, क्या पढ़े और किसको नहीं पढ़ना है, ये भी मैं बताऊँगा चीज़ें। और नोट्स को कैसे बनाना है, इस चीज़ को मैं भी शेयर करूँगा कि आपको नोट्स कैसे बनाना है और कौन कौन सा टॉपिक को आप नोट डाउन कर सकते हैं इस नोट से लिख के, जो अंडरलाइन में करता हूँ उस चीज़ को, ताकि वो ये आपको कोई भी एग्जाम का अगर मेंस लिखते हैं, जैसे यूपी पीसीएस हो, आईएएस हो या बीपीएस, कोई भी अदर पीसीएस का अगर आप मेंस लिखते हैं तो वहाँ पे ये आपको काम आएगा आंसर लिखने में, या आंसर प्रैक्टिस भी करते हैं तो वहाँ भी आपको ये हेल्प करेगी। बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो होगा, आपका सेशन होने वाला है। कृपया वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। मैं आपको स्टार्ट करता हूँ जो आज का टॉपिक है, और आज का जो डेट है वो हमारा है 5 अगस्त का। इससे पहले भी आपको दो दो तीन चार 3 दिन का वीडियो आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो मैं चलता हूँ, आपका जो फर्स्ट न्यूज़ जो है हमारा है, अच्छे से शेयर करेंगे इसको और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि इस न्यूज़ के बारे में, जिसमें मैं आपको पहले भी बता चुका था, यंग इंडिया के बारे में कल या परसों भी चर्चा हो चुकी थी, तो इस बारे में नहीं आगे चलते हैं चीज़ों को। तिरंगे के बारे में कहा जा रहा है हमारा, क्योंकि हमारा ये 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है। ये आज तिरंगे के लिए धड़कता है कश्मीर का दिन। क्यों धड़कता है, इसके बारे में आप जानें। कहा जा रहा है कि हुर्रियत के मुख्यालय पर तिरंगा, खुद की कश्मीर का रक्षक बताने वाला आतंकी यासीन मलिक की सज़ा पर कोई हड़ताल या कोई विरोध नहीं है। अगर बात करें हम इस मामले में, तो क्या हुआ था 5 अगस्त, याद रखेंगे कब, तो देश 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, लेकिन जम्मू कश्मीर लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और सुरक्षा व विकास के दौर 5 अगस्त 2019 को उस समय शुरू हुआ, जब केंद्र के दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाले दिखाते हुए 370 अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने की घोषणा किया गया था। 5 अगस्त 2019 से पूर्व जम्मू कश्मीर का अपना संविधान और अपना निशान था, जो भारतीय संप्रभुता, सार्वभौमिकता, एकता और अखंडता का एक तरह से मजाक उड़ाते हुए भारत के भीतर जम्मू कश्मीर को परोक्ष रूप से लघु राष्ट्र का दर्जा देता था। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे चीज़ों को। आगे चल रही चीज़ें हमारा, और भी जो नेक्स्ट टॉपिक है, आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चलेंगे। इसे ये जस्टिस, क्या नाम इनका, जस्टिस यूलू जो है, अगला हमारा क्या होंगे, प्रधानाध्यापक होने जा रहे हैं। कहते हैं प्रधान न्यायाधीश होने वाले हैं, प्रधान न्यायाधीश होने वाले हैं। इनका लेवल तय कहा जा रहा है। ये किनका स्थान लेंगे, तो रमना का, एन वी रमना का ये स्थान, भारत के जो वर्तमान में जो प्रधान न्यायाधीश एन वी रमना, जो एन वी रमना ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश उदय उमेश ललित को अगला प्रधान न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। जस्टिस रमना ने जस्टिस ललित के नाम की संस्तुति कानून मंत्री को भेज दिया है। संस्तुति की एक प्रति उन्होंने खुद जस्टिस ललित को भी सौंप दिया है। और इनका जो कार्यकाल है, लगभग 16 महीने के कार्यकाल के बाद जस्टिस रमना 26 अगस्त को सेवानिवृत्त होंगे, रिटायर होने वाले हैं। 27 अगस्त को नए सीजीआई पदभार ग्रहण कर लेंगे। इस बात को भी ध्यान देना। ये करंट अफेयर्स का पीटी का न्यूज़ होगा ये हमारे लिए। तो कोई भी एग्जाम का अगर पीटी में एक क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान में कौन से ये न्यायाधीश होने वाले हैं या बने हैं चीफ जस्टिस सीजीआई, तो ये हमारे हुए जस्टिस जस्टिस यू ललित जो हमारे अगले प्रधान न्यायाधीश मतलब सीजीआई होंगे। चल रहे नेक्स्ट, बजट पारित सत्र तक पारित हो जाएगा डाटा प्रोटेक्शन नियम। इसके बारे में ही मैंने चर्चा कर चुका हूँ मैं आपको आगे। बजट सत्र तक पारित हो जाएगा डाटा प्रोटेक्शन से जुड़ा नया बिल में, ये अश्विनी वैष्णव ने कहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जो है वो अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि संसद के बजट सत्र तक जो है डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है पारित हो जाएगा। सरकार ने बुधवार को लोकसभा में इस बिल को वापस ले लिया था। बिल को 11 दिसंबर 2019 को सदन में पेश किया गया था। इस बिल में है क्या, मैं इसके बारे में अगर बात करूं तो इसमें कहा जा रहा है कि निजता के सिद्धांतों और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से किसी भी तरह का फलसुदा करे बगैर हमने यह नया मसौदा तैयार किया है। जल्दी ये बिल पारित होने की संभावना है। आगे अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारा है, नेक्स्ट न्यूज़ की अगर बात करें तो
सत्य ये जो हमारा है, भारत ने आपदा को बनाया अवसर। आपदा जो आई थी उसको भारत ने अपना अवसर बना दिया, उसको आपदा को बनाया अवसर। तो कोविड जो आया था उसके बारे में कहा जा रहा है। ये क्या हुआ था, तो आपको जानते ही हैं कि दुनिया कोविड महामारी के झटकों से उबरने की कोशिश कर रही थी। तभी रूस यूक्रेन युद्ध ने उसे फिर से मुश्किलों में डाल दिया, इससे हुआ क्या, अगर बात करें तो अमेरिका में मंदी की आहट के बीच भारत अगर मंदी के खतरे से बाहर दिख रहा है तो इसका कारण है उसकी कोविड काल के दौरान अपनाई गई सफल नीति है। इसके सकारात्मक पहलुओं को अगर आज हम देखकर विश्व भी हैरान है, पूरा विश्व हैरान है। अमेरिका जैसे कई विकसित देशों की अर्थव्यवस्था को जहां कोविड महामारी से बड़ा झटका लगा है, तो वहीं भारत को क्या हुआ, तो वहीं भारत ने अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर नीतिगत फैसलों से महत्वपूर्ण सफलता हासिल किया। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के हालात पर अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल क्रोमेन कहते हैं कि अमेरिका में बढ़ती महंगाई और मंदी के कारण कोविड महामारी के दौरान अभूतपूर्व खर्च हुआ है। भारत और दुनिया के बड़े बड़े देशों की अगर बात करें, बड़े बड़े देशों में कि कोविड नीति पर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि जहां उन्नत और उभरती हुई अर्थव्यवस्था ने मुख्य रूप से मांग को प्रोत्साहित करने की अपनी नीति पर फोकस किया, तो वहीं भारत क्या किया, भारत ने आपूर्ति की कमी को नियंत्रित करने के लिए उद्देश्य से कदम उठाए हैं। और कोरोना काल में भारत ने मुख्य रूप से 3 बातों पर ध्यान दिया। क्या, तो पहला इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च के लिए सब तरह संगत राजकोष से नीति बनाया है। दूसरा क्या किया, तो दूसरा पॉइंट यह है कि आपूर्ति पक्ष की बाधाओं को कम करने के लिए जरूरी सुधार लाया है। और तीसरा क्या किया कि जो है उन्होंने विशेष क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ाने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहन दिया है। इसके अलावा भारत ने कोविड के दौरान करदाताओं को पाई का सही इस्तेमाल करने के लिए मांग पक्ष को मजबूत करने के लिए भी त्रिआयामी नीति अपनाया था। आगे अगर बात करें इसमें यह है कि भारत ने मांग और आपूर्ति दोनों पर ही ध्यान केंद्रित किया था। और जबकि अगर राष्ट्र के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान के आंकड़ों पर गौर करें तो यह 5% कम हुआ है। बड़े पैमानों पर पूंजीगत खर्च से अर्थव्यवस्था को बल मिला है, इससे अच्छा प्रभाव हुआ। इसलिए आज भारत जो है भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के कई देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में। जब हम 2 संकट की तुलना करते हैं तो उस वक्त की सरकारों के द्वारा उठाए गए कदमों और अर्थव्यवस्था को लेकर उनकी समझ को साफ तौर पर देखने को मौका मिलता है। दरअसल हम भारत में हर चीज़ को लेकर अतिरंजित प्रतिक्रिया करते हैं और क्या करते हैं, लेकिन जहां अर्थव्यवस्था को लेकर भारत के भविष्य का सवाल है तो इसमें वैश्विक स्तर पर तेजी से आगे बढ़ने की संभावनाएं मौजूद है। आगे हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो IR में चल रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन में ये भी चल रही बहुत तेज़ी से ये चीज़ें। ताइवान पर चीन और अमेरिका के बीच तनाव चल रहा है, इससे भारत की स्थिति क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत के रिलेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत को क्या करना चाहिए इसमें अगला। इसलिए मैं इसी टॉपिक में लेके आया हूँ, इसको आपको नोट करना चाहिए। आपको नोट्स में ये काम आएगा, कोई भी क्या कहते हैं इसका क्वेश्चन आ जाए तो मेंस में, ठीक है। इसमें मैं कह रहा है भारत का अभी तक ताइवान के साथ कोई औपचारिक व कूटनीतिक संबंध नहीं है। भारत जो है सो 1 चाइना पॉलिसी को ही मान्यता देता है। इसके पीछे कारण वही है कि पहले से ही चीन के साथ सीमा विवादों से घिरा भारत चीन को ताइवान के मुद्दे पर भड़काना नहीं चाहता है, परंतु धीरे धीरे भारत ने अपनी नीति बदली है। दिसंबर 2010 में चीन के प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ जब भारत की यात्रा पर आए थे तब जारी किए गए संयुक्त दस्तावेज में भारत ने 1 चाइना पॉलिसी के समर्थन की बात का उल्लेख नहीं किया था। भारत ने चीन को एक संदेश दिया था, भारत ने चीन को एक संदेश दिया था कि भारत ताइवान के साथ व्यापारिक आर्थिक संबंध को बनाए रखना चाहता है। व्यापार, निवेश, पर्यटन, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच गहरे संबंध है। ताइवान की राजधानी तोइपेई भारत का एक कार्यालय है, वहाँ तोइपेई में भारत का एक कार्यालय भी है। और क्या है, तो जो कूटनीतिक कार्यों को संपन्न करता है। इसके अलावा एक इंडिया तोइपेई एसोसिएशन और तोइपेई इकोनॉमिक एवं कल्चरल सेंटर भी है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इन दोनों संस्थाओं के जरिए भारत और ताइवान के संबंधों को मजबूती देने की कोशिश किया जा रहा है। बीते वर्षों द्वारा अगर बात करें तो चीन द्वारा गलवान घाटी में हमले के बाद भारत ने ताइवान में अपने नए राजदूत को भी नियुक्त किया था, चूँकि भारत क्वाड, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जैसे संगठनों सहित प्रशांत महासागरीय सुरक्षा के आवासों का भी हिस्सा है। इसलिए उसका दायित्व बनता है कि वह ताइवान मसले पर बेहतर क्या करे, रणनीति बनाकर आगे बढ़े, ना होगा उनको। आगे है कोरोना के पूर्व स्तर पर पहुंच सकती है रेपो दर, मतलब कोरोना से पहले जो जिस स्तर का था रेपो दर उस पर पहुंच सकती है। RBI जो है
क्या क्या है, कार्यवाही गवर्नर की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति एमपीसी जो है उसके सदस्यों में रेपो रेट में 0.35 से 0.50% की वृद्धि करने की सहमति बन सकती है। अगर ऐसा होता है तो देश में ब्याज दर एक बार फिर कोरोना के पहले का जैसा हो जाएगा। और बात करें कच्चा तेल, अभी वर्तमान में जुलाई 2022 में 115 प्रति डॉलर था, तो वहीं जून में आपका 95 रुपये प्रति डॉलर था। रुपया जो है 77.5 प्रति लीटर है अभी रुपया, और 79.32 लीटर अभी 32 जो है सो वो जून में था। खुदरा महंगाई 7.79% और जून में था 7%। व्यापार घाटा 31 अरब डॉलर और जून में था ये 28 अरब डॉलर। तो इस वक्त देखेंगे इस चीज़ को। आगे इसी में है 12 अगस्त तक कहा जा रहा है कि क्या हो जाएगा हमारा, 12 अगस्त तक कर दिया जाएगा 5G स्पेक्ट्रम का क्या कहते हैं आवंटन। वैष्णव ने कहा, दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार नीलामी कंपनियों द्वारा लिए गए स्पेक्ट्रम की सही समय पर आवंटित करने के लिए काम कर रही है। उन्हें कहा कि स्पेक्ट्रम का आवंटन 12 अगस्त तक कर दिया जाएगा और इस संबंध में सचिवों की समिति से मंजूरी लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वैष्णव ने कहा कि सरकार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी खत्म करने के कुछ ही दिन के भीतर स्पष्ट सामंजस्य प्रक्रिया पूरी कर ली है। आगे हम इसी के बारे में बात करेंगे। जियो जो है 15 अगस्त को लॉन्च कर सकती है 5G सेवाएँ। रिलायंस जियो 15 अगस्त तक 5G सेवाएँ लॉन्च कर सकती है। इस सप्ताह की शुरुआत में क्या हुआ था, तो इस सप्ताह की शुरुआत में जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा था कि वो आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में 5G सेवाओं की शुरुआत के साथ मनाएंगे। आकाश ने यह भी कहा था कि जियो विश्वस्तरीय सस्ती 5G सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इस बात को देखेंगे कि 15 अगस्त तक हमारा 5G लॉन्च होगा। देखिए ये आगे है गुरिल्लाओं को, आगे बात करेंगे। चीन ताइवान में के बीच जो है माहौल जो गर्म है उसके बारे में ब्लिंकन से मिले जयशंकर। क्या कहा जा रहा है इसमें जो क्या निकल के आ रहा है इसकी बात करेंगे हम लोग। इसमें यह है कि भारत का क्या करता है उसमें जिसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों पर खासतौर पर चर्चा की गई है। भारत की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया गया है कि ये जो बैठक है ताइवान के मुद्दे पर चर्चा हुई है या नहीं, लेकिन आसियान बैठक में ताइवान का मुद्दा छाया हुआ है। आगे बात करेंगे आसियान के मंत्रियों के साथ साइबर सुरक्षा पर भी चर्चा हुआ। जयशंकर का, हमारे जो रक्षा मंत्री ये क्या कहते हैं विदेश मंत्री हैं, उन्हें जयशंकर ने बताया कि आसियान के विदेश मंत्री के साथ उनकी मुख्य तौर पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के अलावा यूक्रेन व म्यांमार के मुद्दे पर बात हुई है। इसके अलावा कनेक्टिविटी परियोजनाओं कोरोना महामारी और साइबर सुरक्षा के मुद्दे पर बात हुई है। डिजिटल हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और आगे है क्या तो बढ़ाना यूक्रेन के व म्यांमार के मुद्दे पर बात हुई। इसके अलावा कनेक्टिविटी परियोजनाओं, कोरोना महामारी और साइबर सुरक्षा के मुद्दे पर वही बात हुआ है। डिजिटल हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और क्या है तो आगे है दूसरे मुद्दे हैं कि रूसी रोड मैप को लेकर भी चर्चा में है। श्रीलंका के आर्थिक वित्तीय संकट के बारे में उबारने का प्रयास करेंगे बताया गया है। इस जयशंकर और ब्लिंकन के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र के अलावा श्रीलंका की मदद के बारे में बात हुई है। दोनों देशों ने कहा है कि वे श्रीलंका की जनता के साथ हैं और उन्हें जल्द मौजूदा आर्थिक संकट से उबरने के लिए परामर्श करेंगे। बाद में जयशंकर जयशंकर की श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी के साथ भी अलग से मुलाकात हुई है। इस बात को भी ध्यान देंगे, अलग से बात हुई है। तो हम आगे न्यूज़ का देखेंगे चाहिए। आगे हमारा कौन सा न्यूज़ है, ये साइंस टेक का है कि कह रहा है कि हेल्थ केयर सिस्टम भी मतलब बिगाड़ रहा है प्रकृति का सेहत। बात अगर कार्बन उत्सर्जन और उसके कारणों को बात करें तो जलवायु परिवर्तन के खतरों की हो, जहाँ ध्यान हमेशा मैन्युफैक्चरिंग कृषि की तरफ ही जाता है। यह बात तो मन में आती है, भाग नहीं है। निर्वाचन सदन में हेल्थ केयर भी भूमिका निभाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य क्षेत्र की गतिविधियाँ भी बड़े पैमाने पर कार्बन उत्सर्जन नहीं करती है। इसे इस तरह भी कह सकते हैं, इसे इसलिए क्या कहते हैं
आगे है, यह बात तो मन में आती है कि नहीं कार्बन उत्सर्जन में हेल्थ केयर सिस्टम की भूमिका निभाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। स्वास्थ्य क्षेत्र की गतिविधियाँ भी बड़े पैमाने पर कार्बन उत्सर्जन करती है। इसे इस तरह से कह सकते हैं कि लोगों की सेहत सुधारने, आगे है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हेल्थ केयर सेक्टर को भी नेट जीरो बनाने की दिशा में प्रयास करना होगा। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न के स्कॉट मैकलिस्टर और यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी की एक्सेंट्रा बराट ने इस संबंध में विश्लेषण किया है। 4.4% हिमाचल वैश्विक कार्बन में उत्सर्जन में स्वास्थ्य क्षेत्र है। आगे है, अगर वैश्विक स्वास्थ्य क्षेत्र का कोई देश माने या पाँचवां सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश होगा। हेल्थ केयर सेक्टर का कार्बन फुटप्रिंट में इतनी हिस्सेदारी अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ का है। जापान, रूस, ब्राज़ील, भारत, उत्तर कोरिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी टॉप 10 में है। तो हम लोग का आज का जो ये था डेली एनालिसिस ये खत्म हुआ, और फिर हम लोग कल फिर नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब, तो कि ताकि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं गांव से, जहां ऐसे दूर दराज क्षेत्रों से, उनको ये बहुत सारी लाभ होगी, क्योंकि इसमें हम लोग अंडरलाइन करके देते हैं। वैसे नोट्स कैसे बनाना है वो सब चीज़ें भी बताया जाता है चीज़ें, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान देंगे और इसको शेयर करें सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग फिर कल मिलते हैं। जय हिंद।